नमस्कार। आज हम होम्योपैथी की दुनिया में थोड़ा गहराई से बात करेंगे, खासतौर पर डॉक्टर जेम्स टायलर केंट के नज़रिए से। जी। हमारे पास उनके कुछ व्याख्यानों के हिस्से हैं। ये उन्होंने करीब 1900 में होम्योपैथी के पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में दिए थे। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण लेक्चर माने जाते हैं। बिल्कुल। और ये लेक्चर जो हेनीमैन की मशहूर किताब है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जी। उसको समझाने के लिए थे। मतलब उसके सिद्धांतों को और साफ करने के लिए, न कि उसकी जगह लेने के लिए। सही। एक तरह से हैनिमैन के काम पर केंट की व्याख्या थी ये। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन लेक्चरों से केंट के होम्योपैथिक दर्शन के जो खास विचार हैं उनको समझें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो केंट उस वक्त की जो पारंपरिक चिकित्सा थी, जिसे वो ओल्ड स्कूल कहते थे, जी। और होम्योपैथी, जी। इन दोनों में एक साफ फर्क बताते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। केंट के मुताबिक ये जो ओल्ड स्कूल था वो ज्यादातर बस शरीर में जो दिख रहा है उस पर ध्यान देता था, जैसे टिश्यू में क्या बदलाव आए हैं या पैथोलॉजी रिपोर्ट क्या कह रही है, अच्छा। बीमारी शुरू कहाँ से हुई या सेहत का असल मतलब क्या है, या फिर इंसान के मन या उसकी भावनाओं का क्या रोल है, इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं था। मतलब इलाज बस लक्षणों या शायद डॉक्टर की अपनी समझ पर आधारित होता था। ज्यादातर ऐसा ही था। इसके बिल्कुल उलट डॉक्टर हैनिमैन ने क्या किया कि उन्होंने सेहतमंद लोगों पर दवाएं आजमाई, जिसे होम्योपैथी में प्रूविंग कहते हैं। हाँ, सुना है। तो उससे उन्होंने देखा कि दवाएं सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि वो मन और भावनाओं पर भी असर करती हैं। और ये सारे असर, चाहे वो मानसिक हो, भावनात्मक हो या शारीरिक, इन्हीं को उन्होंने लक्षण कहा। अच्छा। और यहीं से फिर वो सिद्धांत निकला जिसे समरूपता का नियम या लॉ ऑफ सिमिलर्स कहते हैं। जैसे को तैसा वाला सिद्धांत। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। मतलब जो दवा एक सेहतमंद इंसान में जैसे लक्षण पैदा करती है, वही दवा अगर सही पोटेंसी में दी जाए तो वैसे ही लक्षणों वाले बीमारी को ठीक कर सकती है। ये पोटेंसी क्या है? ये शब्द बार बार आता है। जी, पोटेंसी होम्योपैथी में बहुत जरूरी है। इसका मतलब है दवा की वो खास शक्ति जो एक विशेष प्रक्रिया से तैयार की जाती है। इसमें दवा को बहुत पतला किया जाता है और एक खास तरीके से स्ट्रोक दिए जाते हैं। केंट का मानना था कि ये जो पोटेंसिटाइज्ड दवाएं हैं, यही शरीर की अंदरूनी जीवनी शक्ति पर असर करके इलाज करती हैं, अच्छी दवाएं नहीं। दिलचस्प। तो केंट के हिसाब से होम्योपैथी के पीछे जो बड़े सिद्धांत थे वो क्या थे? कुछ मुख्य बातें। एक बहुत ही बुनियादी बात वो ये कहते थे कि इंसान सिर्फ अपने अंगों का जोड़ नहीं है, मतलब सिर्फ एक मशीन नहीं है। अच्छा, तो क्या है? इंसान असल में इच्छा शक्ति और समझ है, विल एंड अंडरस्टैंडिंग। ये चीजें शरीर और अंगों से भी पहले आती हैं, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो सोचने का एकदम अलग तरीका है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है कि बीमारी और इलाज दोनों का रास्ता अंदर से बाहर की तरफ होता है। मतलब व्यक्ति पहले अंदर से बीमार होता है, उसकी ऊर्जा के स्तर पर। अंग तो बाद में प्रभावित दिखते हैं। तो जो लक्षण दिखते हैं वो क्या है फिर? वो असल में बीमारी की जुबान है। वो अंदर की गड़बड़ी का, उस असंतुलन का बाहरी प्रदर्शन है, चाहे वो मानसिक लक्षण हो या भावनात्मक या शारीरिक। और कच्ची दवाएं, मतलब जो पोटेंशियलाइज नहीं है, उनके बारे में केंट क्या सोचते थे? उनका साफ मानना था कि कच्ची दवाएं असली गहरी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। उनका असर बस ऊपरी होता है या वो लक्षणों को दबा सकती हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि केंट के अनुसार बीमारी की जड़ वो नहीं है जो हमें दिख रहा है, जैसे टिश्यू का खराब होना या बैक्टीरिया का होना। ये तो बीमारी के नतीजे हैं, कारण नहीं। तो कारण क्या है? असली कारण ज्यादा गहरा है, ज्यादा सूक्ष्म है। वो शरीर की वाइटल फोर्स यानी जीवनी शक्ति में आई गड़बड़ी से जुड़ा है। और इस सूक्ष्म स्तर पर काम करने के लिए दवा का भी सूक्ष्म होना यानी पोटेंटाइज्ड होना जरूरी है। ये वाइटल फोर्स, इसे थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, इसे आप शरीर की वो अंदरूनी शक्ति या ऊर्जा समझ सकती हैं जो हमें जिंदा रखती है, हमारे सारे काम नियंत्रित करती है और हमें सेहतमंद रखने की कोशिश करती है। केंट मानते थे कि पोटेंटाइज दवा इसी वाइटल फोर्स पर काम करके संतुलन लाती है और फिर शरीर खुद ही ठीक होने लगता है। अच्छा, तो इसीलिए डॉक्टर को सारे लक्षण देखने पड़ते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, सब कुछ। इसी को लक्षणों की समग्रता या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कहते हैं। इसी पूरी तस्वीर के आधार पर सही दवा चुनी जाती है। केंट में मियाज़म्स का भी जिक्र किया था शायद। हाँ, मियाज़म्स को वो बीमारी की गहरी, अक्सर वंशानुगत प्रवृत्तियां मानते थे।
जैसे कुछ खास तरह की कमजोरियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती हैं और अलग-अलग बीमारियों की जड़ में हो सकती हैं। ये सिद्धांत तो काफी गहरे हैं, लेकिन क्या उस समय के सारे होम्योपैथ इन बातों को मानते थे? कैंट को कुछ चिंताएं भी थीं अपने समय के अभ्यास को लेकर। हाँ, जरूर थी। वो इस बात से काफी परेशान थे कि बहुत से लोग जो खुद को होम्योपैथ कहते थे, वो इन बुनियादी सिद्धांतों से भटक गए थे। कैसे भटक गए थे? जैसे वो लोग सिद्धांतों की गहरी समझ के बिना बस अपने अनुभव या अंदाजे से दवा दे रहे थे, जिसे एम्पेरिसिज्म कहते हैं। अच्छा। केंट मानते थे कि ये ठीक नहीं है, या फिर लक्षणों की पूरी तस्वीर समझे बिना कई दवाएं एक साथ मिलाकर देना, या सिर्फ लक्षणों को दबाने वाली दवाएं जिन्हें पैलिएटिव्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल करना। तो वो इसे नुकसानदायक मानते थे? बिल्कुल। उन्होंने ऐसे तरीकों की कड़ी आलोचना की और ऐसे लोगों को छद्म होम्योपैथ्स तक कहा। उनका मानना था कि ये होम्योपैथी के उसूलों के खिलाफ है। मतलब सही दवा चुनना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए गहरी समझ चाहिए। हाँ, केंट का यही जोर था। डॉक्टर को बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल खुले दिमाग से मरीज को और उसके सारे लक्षणों को समझना होगा, तभी वो सही दवा चुन सकता है जो वाकई जड़ से काम करे। तो कुल मिलाकर इन बातों से यह साफ लगता है कि कैंट के लिए होम्योपैथी सिर्फ दवा देने का एक तरीका नहीं थी। ये तो सेहत, बीमारी और इंसान के स्वभाव को समझने का एक पूरा दर्शन था, एक विज्ञान भी और एक कला भी। हाँ, बिल्कुल सही। वो इसे एक उत्तम विज्ञान कहते थे। उनका मानना था कि इसकी सच्चाई अभी हमें पूरी तरह पता भी नहीं चली है और इसे पूरी तरह समझने में शायद बहुत समय लगेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने इसे डॉक्टर हानेमैन की तरफ से इंसानियत को मिला चिकित्सा का सबसे बड़ा वैज्ञानिक तोहफा भी कहा। कैंट के विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर बीमारी की जड़ सिर्फ शारीरिक या बैक्टीरियल नहीं है, जैसा कैंट का तर्क था, तो फिर सेहत और इलाज की असली कहानी क्या है, उसे कैसे समझा जा सकता है? जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता यकीनन आगे और विचार कर सकते हैं।